एक बार फिर अंतिश लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी फिलहाल में नगर पालिका के इलेक्शन हो चुके हैं। जीत हार का फैसला भी हुआ है। कोई जीता, कोई हारा। सबने अपनी अपनी किस्मत आजमाई थी। इसी किस्मत आजमाने में एक व्यक्ति भी हमारे साथ हैं, जिनके परिचय देना मैं उचित नहीं समझता कि मैं अपने जुबानी से उनका परिचय दूं। उनका परिचय उन्हीं के जुबानी से लेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी परेशानियाँ उठाई, कितनी मुसीबतें उठाई। जब वो 2 बार, एक बार प्रतिनिधि के रूप में, एक बार स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे उनके परिचय के साथ। मैं राकेश गांधी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एटा। सर, जैसे कि जीत हार तो होती रहती है। आपको हार का सामना करना पड़ा। उसमें क्या वजह रही कि आपको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, जैसे जैसे कोई बढ़िया फ़िल्म है या कोई बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति है, लोग सोचते हैं कि इस फ़िल्म को चेंज होना चाहिए, चैनल चेंज होना चाहिए। दूसरा, लोगों में ये है कि लोगों में बदलाव की भावना भी होती है कि हो सकता है इससे आगे जो व्यक्ति आए वो बहुत और बेहतर आए, तो लोग बदलाव भी चाहते हैं। तो इसलिए दूसरा ये है कि देखो, अपने यूपी में तो राजनीति थोड़ा जाति-पाति से चलती है। तो मेरा मानना है कि जो हमारा जो एटा शहर का जो यादव समाज है, इस बार हमारे साथ नहीं रहा। बहुतायत में समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। समाजवादी पार्टी के साथ जाने से क्या हुआ कि जो हमारा मुस्लिम वोटर था, हमें वोट करता, और यादव वोटर था, वो भी सपा की तरफ खिसक गया। जैसे ही वो सपा की तरफ खिसका, तो लोगों ने कहा कि राकेश गांधी तो अब जीतेगा नहीं। तो जो हमारा वोटर था, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, लोधी, शाक्य समाज और तमाम समाज, जो हर वर्ग के लोग हमारे साथ थे, हर पार्टी के, उन्होंने कहा यार मुस्लिम चेयरमैन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब-जब वो मुस्लिम चेयरमैन बनने की बात एटा में आती है, तो जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं, वो एकजुट होकर के मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ हो जाते हैं। और वही चुनाव में मेरे यादव समाज के कटते ही हिंदू-मुस्लिम चुनाव हो गया। और बोला कहा गांधी इसलिए नहीं जीतेगा कि यादव नहीं दे रहा है। तो गांधी तो जीतेगा नहीं, अब मुस्लिम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है, तो मेरा वोटर भी था, तो सब पंकज गुप्ता जी की तरफ चला गया और वो पंकज गुप्ता जी को जीत मिल गई। जैसे कि आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज का वोट आपको नहीं मिला? नहीं, इस बार नहीं मिला। तो वो वोट किधर गया? आप कह रहे हैं कि यादव से कोई मुस्लिम समाज का आदमी नहीं होना चाहिए, इसलिए हिंदू समाज का वोट। क्या मुस्लिम समाज का वोट आपसे कट के समाजवादी पार्टी को गया? नहीं, मुस्लिम समाज का वोट तो हमेशा मुस्लिम समाज के व्यक्ति को गया ना। उन्हें देखिए, मैं बताऊं, मेरा जो अभी तक का अनुभव है, मुस्लिम समाज कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है। समाजवादी पार्टी को वोट जब देगा जब उसका विकल्प नहीं होगा। अगर तुम ओवैसी की पार्टी का या मुस्लिम समाज का कैंडिडेट खड़ा कर देना एटा में, तो वो ओवैसी के पार्टी के मुस्लिम पार्टी को, मुस्लिम व्यक्ति को वोट देंगे, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन मुस्लिम समाज के कैंडिडेट नहीं होगा, तो वो मुस्लिम समाज की, वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन हमेशा वो लास्ट में चुनाव तक मेरे साथ रहते हैं मुस्लिम समाज के लोग। 3 चुनाव का मेरा अनुभव है। लेकिन लास्ट में वो रात में निकलते हैं, दीन भाई को दो, दीन भाई को दो। तो वो सब बिरादरी के नाम पे मुस्लिम समाज के मोस्टली लोग अपने मुस्लिम भाई को वोट कर जाते हैं, जो मेरा अनुभव है। जबकि मैंने मुस्लिम समाज में करीब 300-400 नल लगवाए हैं। 400-500 कन्याओं की शादियों में मैंने बहुत मदद की है। मैंने नाम किसी का नहीं गिनाया है। इतनी सेवा कोई कर नहीं सकता। उनके मोहल्ले कैसे गंदे पड़े थे, मैंने कराए। इतनी कीचड़, 1-2 गली तो ऐसी थी जिनमें टट्टियां बहती थी। मैंने अपने पैसे से मिट्टी डलवाई, खरंजे कराए। लेकिन उसका कोई वो लोग बिरादरी और के नाम पर जो है फिर भूल जाते हैं। सर, ये भी सुना है, आपने भी कहा है कि वो पैसा तो लोग कहते हैं, जनता कहती है, वो आपने नगरपालिका चेयरमैन होने के बाद निकाल लिया। जो भी पैसा आपने इलेक्शन से पहले लगाया था, वो आप निकाल चुके हैं। वो क्या ये सही बात है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊँ, पहली तो चीज़ ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मैंने जो समाज सेवा में जो मैंने पूरे शहर में मिट्टी का कार्य कराया था, नल लगवाए थे, और मैंने धर्मशाला, मंदिर, मस्जिदों में जो सहयोग किया, ऐसे टूर्नामेंट में बहुत सारा सहयोग किया, कथा, भागवत, तमाम तरह के तमाम डोनेशन दिया, बीमार लोगों की मदद की। अगर उस पैसे में से अगर कहीं भी ₹100 भी निकाले हों,
₹100। तो मुझे पहले तो मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूं, भगवान मुझे कोड़ी कर दे और मैं बुरे दिन देखूं और अगर कोई साबित कर दे तो मैं उसके घर पे बर्तन मलूंगा। ये तो भाई राजनीतिक लोग हैं, गुमराह करते हैं। आपने देखा कितनी झूठ चलता है, फरेब चलता है, अफवाहें चलती हैं, तो ये उड़ाया गया है, जबकि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया कभी भी। और मैं आपको बताऊं, नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार की लोग बात करते हैं, तो आप एटा शहर के बुद्धिजीवियों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी अगर 1000 10,000 की भी फाइल होती है, उस पे फिर जेई के साइन, अकाउंटेंट के साइन, एक अधिशासी अधिकारी के साइन, डीएम सर के साइन, एडीएम सर के साइन, एक्सिन पीडब्ल्यूडी के साइन, जल निगम के साइन, टीओ साहब के साइन, एसडीएम के साइन, उसके बाद चेयरमैन के साइन। कहां भ्रष्टाचार हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, ना अब हो सकता है ना तब हुआ। और ये जो योगी जी की सरकार में तो पहले क्या ठेकेदारों को ठेका दे देते थे हम लोग, चेयरमैन लोग पहले देते थे, उसमें कुछ फायदा होता था जो चेयरमैन लोगों को, मैं आपको बताऊं। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, ऑनलाइन प्रक्रिया में ठेकेदार, ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी को भी टेंडर डाल, हम देना चाहते हैं एक्स पर्सन को, B% टेंडर डाल देगा और 15% बिलो टेंडर जाएगा। क्या दे देगा वो ठेकेदार चेयरमैन को, ईओ को या किसी अधिकारी को? तो नगर पालिका में भ्रष्टाचार की बात वो है, वो तो गुमराह करने वाली बात है कि भ्रष्टाचार हो गया, लूट हो गया। शिकायत तो भाई साहब आप भगवान की भी कर सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले जब ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी तो चेयरमैन का ईओ का हिस्सा होता था। कहां पे? हाँ, हमसे पहले नहीं होता था, हमसे पहले। हमसे नहीं, आपने जो कहा था कि योगी जी की सरकार आई है, ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है, तब से नहीं हो रहा है। नहीं, तब से टफ हो गया, और ज्यादा टफ हो गया। हमारे तो टेंडर हमेशा कचहरी पे पड़े हैं, आप पता करना। 2012 के बाद निर्दल चेयरमैन थे, राजनीतिक लोग हमारे खींचते थे चारों तरफ से, तो हम भ्रष्टाचार करते, अपनी जान बचाते, इसलिए हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। उससे पहले तो लोग चेयरमैन को नियुक्ति भी करते, चेयरमैन लोग नियुक्तियां करते थे, बड़े बड़े पावर थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ रही है, तो चेयरमैन को अब कोई पावर नहीं रहा है, और चेयरमैन तो कुछ कर ही नहीं सकता जब तक ईओ ना चाहे। अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर है, अगर 50,000 का भी बिल चेक कटेगा तो ईओ साहब के बिना नहीं कटेगा, और ईओ होते हैं सरकारी प्रतिनिधि, वो गलती करेंगे नहीं, तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। जैसे आप भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, जैसे आपके कार्यकाल में कई शौचालय बनाए गए हैं जिनमें आज ताले पड़े हुए हैं, उस पर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, ताले पड़े हुए हैं, हमारे समय में तो हमने खुलवा दिए थे, अब लेबर ही नहीं है, लेबर छोड़ के भाग गई, तनख्वाह मिल नहीं रही है, तो वो जो ताले पड़े हैं तो क्या करें? सर, जब से बने हैं तब से ताले पड़े हुए हैं। ऐसा है, कहीं ताले लगा के चला गया हो तब आपने देखा सर, हो? मेहता पार्क में एक शौचालय बना हुआ है, उसका जब से बना हुआ है तब से मेरे बना है, हमारे कार्यकाल के जनवरी के बाद बना है। जनवरी के बाद बना है, तो सर वो किसके कार्यकाल में बना है? नहीं, वो तो कार्यकाल में प्रशासन का कार्यकाल था, टेंडर हमारे समय का था। टेंडर अभी तक जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं और जो हुए हैं, 50 साल में प्रमाण दे सकता हूं, शर्त लगा सकता हूं, 50 साल में जितना विकास नहीं हुआ। एटा शहर की जिस गली पे पैर रखा जाएगा, जिस सड़क पे, फुटपाथ पे पैर रखा जाएगा, वो राकेश गांधी के कार्यकाल की है। लाइट पे देखोगे नजर, वो राकेश गांधी के कार्यकाल की है। पार्कों पे नजर दौड़ाओगे, राकेश गांधी के कार्यकाल की। सर, आप पार्क की बात कर रहे हैं, एक मेहता पार्क है जो महावीर पार्क के नाम से भी जाना जाता है, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके लिए रोने वाले नहीं है, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, उसका टेंडर हमारे कार्यकाल में ही हो गया था, लेकिन वो कार्य किसी कारणवश रुक गया है, और हो सकता है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं लोगों की नीयत में खोट है, सौदाबाजी चल रही होगी, इसलिए काम रुक गया है। अब जब सौदा हो जाएगी तो काम चालू हो जाएगा। सर, जो दुकानें तोड़ी गई थी और सौंदर्यीकरण के नाम पर, मगर आज ना दुकानें हैं और ना सौंदर्यीकरण मेहता पार्क की बात। नहीं, तो ये तो अब वर्तमान प्रशासन जाने, अब इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, टेंडर आपके कार्यकाल में हुआ था, इसलिए आपसे मेहता पार्क का टेंडर हुआ ना, दुकानों को हटाने का टेंडर थोड़ी हुआ ना, दुकानों को लगाने का हुआ मेरे कार्यकाल में। इस बारे में दुकान हटाना और लगाना, ये तो नगर पालिका प्रशासन करेगा, हम तय नहीं करते। नगर पालिका प्रशासन करे। जैसे सर, अगर आपको दोबारा जनता मौका दे इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, तो आपके क्या विचार हैं? भाई साहब, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ,
क्योंकि मैंने हृदय से बहुत बहुत मेहनत से 10 साल नगर पालिका चलाई है, पूरा टाइम देके चलाई है, और उसका प्रतिफल आपके सामने है। नहीं सर, आपके अखिलेश जी आए थे एटा में, तब भी आपके होर्डिंग लगे हुए थे। उप मुख्यमंत्री जी आए थे, तब भी आपके होर्डिंग लगे थे। क्या आप पार्टी वाइज टिकट नहीं मांग रहे थे? नहीं नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था और उन्होंने टिकट नहीं दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी से 17 में मांगा था, 22 में मैंने समाजवादी पार्टी से मांगा था। लोगों मेरा सोचना था कि शहर की तरह क्षेत्र का भी विकास करूं, लेकिन दोनों पार्टियों ने मुझे नहीं दिया। कोई बात नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं मैं राजनीति में उतरना नहीं चाहता, राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। उसके बाद भी आपने राजनीति पार्टियों से टिकट मांगा, इस पर आप नहीं नहीं, ये राजनीति से संन्यास तो अभी इस नगरपालिका चुनाव में हारने के बाद लिया है, जो कि इतनी सेवा करने के बाद शहर के लोगों ने नहीं चुना है। जो लोग 10-10 फुट गड्ढे में रहते थे, पूरा शहर कच्चा पड़ा था, पूरे शहर में पानी भरा था। आपको याद है इस्लाम नगर में नाव की तरह चलता था? आपको याद होना चाहिए भूतेश्वर रोड पे लेफ्ट साइड में तालाब था। आपको याद होना चाहिए मालगोदाम रोड पर भयंकर पानी भरा रहता था। आपको मालूम होना चाहिए पूरे शहर में नाले थे नहीं, पूरे शहर की सड़कें नहीं थी। इंटरलॉक ईंट का परिचय ही हमारे द्वारा हुआ। पहले खरंजे थे, हैं? पहले कच्ची गलियां थी या खरंजे थे, या टूटी फूटी डाबर की सड़कें थी। ये सब स्थिति किसने सुधारी? हमने। सर आज सीवर लाइन का भी काम चल रहा है, आज गलियों की स्थिति फिर से वही हो गई है। सीवर लाइन को भी मंजूर हमने ही कराया था। पता करना, गहराई से जांच करना इसका, और डीपीआर हमने बनवाया, इसमें 30 लाख रुपया खर्च हुआ, नगर पालिका से हमने पेमेंट किया और इसको मंजूर हमने कराया। और ये जो है सीवर लाइन को मंजूर कराने के बाद इसका भी हमें नुकसान हुआ। देखिए, सीवर लाइन पड़ेगी तो खुदाई होगी, और खुदाई होगी तो परेशानी होगी, तो इसका भी सब खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लोग कह रहे अरे यार चेयरमैन ने ये खुदाई करवा दी। अरे लखनऊ में सीवर पड़ रही भाई, कानपुर में पड़ रही है, बम्बई में पड़ रही है, दिल्ली में पड़ रही है, परेशानी तो होगी। ये कौन सा कारण आया था कि आपको मौन व्रत लेना पड़ा सीवर लाइन के लिए? सीवर लाइन के जो अधिकारी थे वो हमारी सुन नहीं रहे थे, सड़कें खोद के डाल देते थे और तोड़ देते थे, और बिना पूछे तोड़ देते थे। तो हमें उन्होंने उनके खिलाफ यहाँ मौन व्रत लेना पड़ा, और मौन व्रत पे हमें अनशन करना पड़ा। फिर वो आए, उन्होंने वायदा किया कि साहब अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, आप जो बताएं काम करेंगे। उन्होंने खैर हमारे बताने पे काफी काम भी किए। अब वो फिर ढीले पड़ गए। सर फिर ढीले पड़ गए, अब बात कर रहे हैं, आज भी सीवर लाइन की स्थिति वही है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। जैसे कि आप योगी जी 2024 की बात करें, 28 पार्टियां एक तरफ है और बीजेपी की पार्टियां एक तरफ, तो इस पर क्या बीजेपी को 2024 में फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, पहले जैसी स्थिति तो नहीं रहेगी। अब जब सभी दल इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो फर्क तो पड़ेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्वीकार करते हैं। भाई एक बात बताओ, जब पहले 10 आदमी 10 जगह लड़ रहे हैं और फिर 10 इकट्ठे होकर लड़ें तो असर तो पड़ता है। सर अभी फिलहाल में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। क्या 33% महिलाओं को आरक्षण की सुविधा के 2024 में मिलेगी? जैसा बता रहे हैं 29 तक लागू होगा, तो अभी कहाँ मिलेगी, ऐसा बता रहे हैं लोग, जानकार लोग। नहीं, हमें भी पता, सुनवाई में आया कि नहीं 2024 में उनको आरक्षण, जबकि कुछ विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अभी तो जनगणना ही नहीं हुई है, जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक महिलाओं को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल सकती। हाँ, ये जानकार लोग तो यही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना हो जाए तो महिलाओं को जाति के आधार पर भी आरक्षण हो जाएगा, ये कह रहे हैं। जैसे मुस्लिम महिलाओं की बात कहें, ये आरक्षण में मुस्लिम महिलाएं घर से निकलने को परेशान होती है, नहीं निकलती, पर्दा करके, क्या वो फील्ड में उतरेंगी? नहीं, देखिए जब आरक्षण होगा तो निकलेंगी। आरक्षण होगा। आज भी मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां पढ़ रही हैं, अधिकारी बन रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम निकल रही हैं। लेकिन वो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लोगों में भी पिछड़ी जाति के लोग बहुतायत में हैं। 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राजनीति से दूर हो चुका हूं और मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कौन हो कि इससे मुझे कोई लेना सर राजनीति से दूर अभी आप हुए हैं, आप अब बैकग्राउंड में जाके बताइए कि अगर आपको चेहरा देखना पड़े तो किसका देखेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि राजनीति हो जाएगी। मैं अब किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता, ना मैं किसी पार्टी का प्रचार करता। मैं तो भैया अपने विद्यालय को चलाना है, और क्योंकि मुझे मालूम है राजनीति में आने का मतलब मुझे जेल जाना हो तो मैं राजनीति में आऊं,
अपने को मुकदमे लगवाने हो तो राजनीति में जाऊं, अपने घर तुड़वाना हो तो राजनीति में जाऊं, अपना स्कूल तुड़वाना हो तो राजनीति में जाऊं, और अपने को बर्बाद करना हो तो राजनीति में जाऊं। मैंने तो नौजवानों से अपील की, मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि भैया राजनीति से दूर रहो, मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, अधिकारी बनो, व्यापार करो, देश राष्ट्र हित में काम करो, लेकिन चुनावों से दूर रहो। चुनावों के लिए कुछ लोग हैं, वो नहीं बना रहने दो, आपस में लड़ने झगड़ने दो। सर, अगर आप आज जीत जाते और फील्ड मैदान में होते, तो क्या यही अपील आप फिर करते कि युवाओं से कि राजनीति से दूर रहो? हाँ, मैं अगर जीत जाता तब भी मैं युवाओं से कहता कि राजनीति से दूर रहो, कम रहो। मतलब ये नहीं, ऐसा है ना, सभी, ये बताओ, किसी भी समाज में सभी नेता बन जाएंगे तो स्कूल कौन चलाएगा, व्यापार कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट लाइन कौन करेगा, पत्रकारिता कौन करेगा? तो कहने का मतलब हर आदमी राजनीति की ओर भाग रहा है, तो इसमें तो अपील अब भी कर रहा, तब भी करता। सर, जैसे व्यापार की बात कर रहे हैं, आज एटा सबसे पिछड़ों में गिना जाता है, व्यापार के नाम पर शून्य में है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे सरकार से कि सरकार को एटा के बारे में कुछ करना चाहिए? देखिए, सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है, जो भी सरकार है वो काम करना चाहती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो नेता लोग हैं, एक्चुअल में जब उन्हें बिना विकास करे, बिना काम किए वोट मिल जाते हैं, तो वो विकास की बात क्यों करेंगे? यहां तक कि हमारे मैं नाम नहीं लूंगा, 2 पूर्व विधायकों ने, जब मैं 12 में समाज सेवा कर रहा था, सड़कें बनवा रहा था अपने पैसे से, तो लोगों ने, उन दूर पूर्व विधायकों ने मुझसे कहा था कि राकेश गांधी तुम पागल हो, समाज सेवा से चुनाव नहीं जीते जाते, तुम कितनी समाज सेवा कर लेना। वो तो ये तक कह रहे थे कि जिस गांव की मैंने सड़क बनवा दी, उस चुनाव में मैं हार गया, विधायक जी कह रहे। और जिस चुनाव में गड्ढे पड़े रहे, वहां लोगों ने हमें जिताया, क्योंकि उन्हें सड़क बनवानी है। अच्छा, ये बात भी सही है, अब पूरा शहर मैंने पक्का करा दिया, सड़कें सब पक्की हो गई, लाइटें लग गई, सफाई व्यवस्था सब बढ़िया हो गई, सिस्टम पूरा लाइटें लगा के, और ये सब बढ़िया एटा हो गया, गड्ढे सब बंद हो गए। लोगों ने कहा क्या जरूरत है राकेश गांधी की, हमारा तो काम निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि लोग आजकल समाज में मतलबी लोग बहुत हैं, और इसीलिए एटा का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग विकास को वोट नहीं देते हैं, जाति पाति धर्म पार्टी, इस पे वोट पड़ रहा है। विकास के ही नाम पे कई बार आवाज भी उठी है, एटा रेलवे लाइन की भी आवाज उठी है, एटा कैलाश मंदिर के पास तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण की भी आवाज उठी है, हाथी दरवाजा की भी स्थिति आज बहुत बेकार हो रही है, इसकी भी आपको जानकारी होगी, उसकी भी आवाज उठी है, मगर विकास नहीं हो रहा। नहीं तो विकास को वोट दोगे तभी तो विकास होगा। अभी बताओ, ये चुनाव जो विकास पे हुआ है क्या, आप बताइए। मुझसे कोई शर्त लगा ले, 50 साल में जितना काम मैंने किया उतना किया, कायदा में तो मुझे घर बैठे जीतना चाहिए। हर पार्टी का मैंने कभी पार्टी पूछी किसी को, बिरादरी पूछा मैंने तो जाति समुदाय पूछा नहीं ना। सड़कें सभी की बनी है, सभी लोग चल रहे हैं, सभी नाले सब चल रहे हैं। मैंने तो कलम तोड़ के ऐसे काम किए हैं, जो आपने देखा साक्षी महाराज के यहाँ तालाब था, गेट के सामने सुकाबार रोड पे तालाब, किसने खत्म किया? हमने खत्म किया। ये क्या रिस्क नहीं है? बहुत बड़े रिस्क उठा के हमने एटा शहर को यहां तक लाए हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोग तो जो है जाति पाति धर्म बिरादरी, उस पर जाना है, जाइए भाई, हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अब 2024 के लिए भी आप बता नहीं रहे, और जनगणना की बात भी जो भी होगी महिलाओं के लिए, वो 2024 पे तो खैर मुमकिन नहीं है आपके कहने पे भी। तो अब आप अपने एटा जनता को, अपने जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जनता जो है, जो विकास करे। मैं तो हमेशा विकासवादी रहा हूं, मैं हमेशा यही अपील करूंगा, जो विकास करे, ऐसा लगे कि ये विकास कर सकता है बंदा, उसको चुने। जैसे नगर पालिका इलेक्शन अभी सुधा गुप्ता जी जीती हैं, क्या वो वोट विकास के नाम पर गया है या पार्टी के नाम पर गया है? वो तो बिल्कुल सबको मालूम है, पार्टी के नाम पे जीते हैं। उनको तो जिताने डिप्टी सीएम साहब आए थे। अब जब डिप्टी सीएम साहब अपनी प्रतिष्ठा बना लें और प्रशासन को टाइट कर दें, तो प्रशासन के आगे तो किसी की चल नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि घपलेबाजी हुई है, प्रशासन के आगे कुछ नहीं चल, जैसे कि आप कह रहे हैं। हर पोलिंग पे कम से कम 100 वोट फर्जी पड़ा है, 150 वोट फर्जी पड़ा है। 113 बूथ है, उस पर 100 वोट, अगर 150 भी पड़े हो, लगा लीजिए कितने वोट पड़ गया फर्जी।
तो प्रशासन ने यहाँ घपलेबाजी कराई है। नहीं, प्रशासन ने ढील रखी। प्रशासन के लोग मैंने देखा, मतलब मैं वरिष्ठ अधिकारियों की नहीं कह रहा, लेकिन जो जनरल अधिकारी थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से डरे हुए थे, उनके आगे घबराए हुए थे, कि मतलब डरे हुए थे। मैंने ये देखा पोलिंगों पे, डरे हुए थे। तो आप जनता से जो अपील किसकी अपील? मैं तो विकास के लिए कहूंगा ना। नहीं, जो भी अपील जनता से अब 2024 के लिए आप विकास के लिए अपील मैं कह रहा करेंगे। हूं, जो प्रत्याशी 2024 में जो एमपी का चुनाव लड़े और जनता जिसको समझे ये विकास कर सकता है, उसको वोट करें। मैं किसी पार्टी की खिलाफत और फेवर की बात ही नहीं करता, ना करना चाहूंगा ना करूंगा। मैं अपना शुद्ध शिक्षण संस्थान चला के देश की सेवा करूंगा फिलहाल। जी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन राकेश गांधी जी। मैं अमित कुमार, अंतरिक्ष लाइव से।